हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था देख रहे हैं और आज हम लोग राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय और केंद्र राज्य संबंध को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है राज्य विधानमंडल। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन विधान परिषद है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे है राज्यों के उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। राज्य में उच्च सदन की स्थापना या समाप्ति संबंधी राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। विधान परिषद किसकी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 163। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति अनुच्छेद 164 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य आर्टिकल 167 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा का विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 169 आर्टिकल 169 के तहत विधान सभा का विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं समाप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। भारत की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 में। विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 में। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। आगे है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका सदस्य कितने दिन तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 6 मंथ तक रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 राज्यों में थे। 1956 में पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्यों में था? तो 5 राज्यों में था। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बनी थी? तो उत्तर प्रदेश से बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बनी थी? तो उत्तर प्रदेश से बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जिनका कार्यकाल 1963 से 1967 ईस्वी था, उत्तर प्रदेश से थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी
जिनका कार्यकाल 1963 से 1967 था। ये उत्तर प्रदेश से थी। अब देखेंगे विधानसभा सदस्यों की संख्या। आंध्र प्रदेश में कितना सदस्य हैं? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या है तो 175। असम में 126, छत्तीसगढ़ 90, गुजरात 182, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश 230, मणिपुर में 60 है, मिजोरम 40, ओडिशा में 147, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70, अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में 60 है, बिहार में 243 है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। गोवा में 40 है, हरियाणा में 90 है, झारखंड में 81 है, केरला में 140 है, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117 है, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश में 403 है, पश्चिम बंगाल में 294 है। सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली में कितना सीट है? तो 70 है। जम्मू कश्मीर में 83 है, प्लस 24 है पीओके के लिए रिक्त जो कि रखा गया है, और पुदुचेरी में 30 है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब आगे है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उच्च न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, इलीगल है? यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था। नेक्स्ट है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। 3 सदस्यीय समिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक प्रख्यात विधेयता। एक बार फिर से देखेंगे, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और तीसरे नंबर पे है एक प्रख्यात विधिवेता। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय का 62 वर्ष है और उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष है। आगे है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार में था उसे हटा दिया गया, अब वैधानिक अधिकार कर दिया गया है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परमादेश संबंधी क्षेत्राधिकार। एक बार फिर से देखेंगे, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है।
मूल अधिकार का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। 215 में कहा गया है उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में, यानी उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 में कहा गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन का जिक्र है, जबकि अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अहर्ताएं हैं। अनुच्छेद 218 में क्या है इसको देखेंगे। अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को लागू होना है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 222 में क्या कहा गया है? तो किसी न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 222। नेक्स्ट अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। आगे है अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 225 में क्या कहा गया है? तो उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 225 में। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति का जिक्र है। अनुच्छेद 226 ए में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, यानी निरस्त करना, यह संबंधित है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है। अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण है। अनुच्छेद 228 ए में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 229 में पदाधिकारियों तथा सेवकों एवं उच्च न्यायालयों में व्यय से संबंधित है। अनुच्छेद 229। अनुच्छेद 230 किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझे उच्च न्यायालय की व्यवस्था, जिसका जिक्र अनुच्छेद 231 में किया गया है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भत्ता भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। आगे है उच्चतम न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। ये विभिन्न राज्य में जो हाईकोर्ट है उनकी स्थापना ईयर दिया गया है और उनके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्राधिकार में कौन से राज्य क्षेत्रीय आते हैं, किस किस राज्य में वो हाईकोर्ट काम करता है, इसका जिक्र है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग के पास टाइम हो तो देख लीजिएगा, अगर बुक अवेलेबल हो तो। मुझे इतना जरूरी नहीं लगता, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ती हूँ। आगे है निवारक निरोध। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक बंदी बना के रखा जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो प्रतिषेध। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, क्या लागू की जाती है? तो प्रतिषेध लागू की जाती है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। आगे है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। शिक्षा किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा की गई थी? तो तमिलनाडु के द्वारा की गई थी। केंद्र
केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। संघ सूची में किए गए संशोधन, हम इसको देखेंगे। छठे संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, उसके द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 क जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट 2 का जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। आगे है 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। नेक्स्ट है 88वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। 88वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 ग जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से है, सर्विस टैक्स से है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है? तो संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषद का सृजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का संबंध का जिक्र किया गया है। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाती है। रेडियो दूरसंचार के विज्ञापनों पर कर राज्य सरकार लगाती है। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद जो कि 249 है, इसमें राज्य सूची के विषयों में संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का जिक्र किया गया है। केंद्र तथा राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 245 तथा 246 के तहत केंद्र तथा राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अध्यक्ष, एक बार फिर से देखेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आयकर। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय से के अतिरिक्त आयकर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है संघीय कर, संघ सूची प्रविष्ट आयकर कृषि आय को छोड़कर ये संघीय कर के अंतर्गत आता है। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। नेक्स्ट है निगम टैक्स, निगम कर। पांचवा है व्यक्ति तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर। नेक्स्ट है संपदा शुल्क, कृषि भूमि के विभिन्न संपत्ति पर। सातवां है संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क। नेक्स्ट है रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा टैक्स तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। नेक्स्ट है स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। नेक्स्ट है माल के पारेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। और अंतिम है सेवाओं पर कर। आगे देखेंगे केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। केंद्र सरकार जल विवाद के समाधानों के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। अब देखेंगे राज्य कर, राज्य सूची प्रविष्टि। राज्य कर
राज्य कर में कौन कौन आता है? भू राजस्व या लगान, ये राज्य कर में आता है। कृषि आयकर भी राज्य कर में आता है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि का संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, ये सब राज्य कर लगता है इन सब पे। उसके बाद है शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पादन टैक्स, ये भी राज्य कर ही है। और नेक्स्ट है स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर टैक्स, विद्युत के उपभोग में बिक्री पर टैक्स, समाचार पत्रों के विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर टैक्स, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, सरकार तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, पथ कर या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना पर टैक्स, स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेज से विभिन्न या भिन्न दस्तावेजों पर। नेक्स्ट है उपयुक्त विषयों से में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इनमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। फिर से देखेंगे, उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इनमें न्यायालय से ली जाने वाली शुल्क सम्मिलित नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265। एक सेकंड। सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। सरकारी आयोग का गठन क्यों हुआ था? तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो 18 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। आगे देखेंगे आयोग एवं समितियां। आयोग एवं समितियां केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया, जो निम्नवत है। राजमन्नार समिति 1969 में इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे DPV मन्नार। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया था रंजीत सिंह सरकारिया के द्वारा। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में इसका गठन किया गया था मोरारजी देसाई। शीतलवाड़ समिति 1996 में इसका गठन हुआ था MC शीतलवाड़ के द्वारा। पुंछी आयोग 2007 में इसका गठन किया गया था मदन मोहन पुंछी के द्वारा। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 262 के तहत किया जाता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता, वैसे तो अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित होते हैं तो उसकी अध्यक्षता कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? तो राजमन्नार समिति द्वारा दिया गया था। यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाए? तो राजमन्नार समिति। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 और 263 में। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान
किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र राज्यों से राज्य सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। नेक्स्ट, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को संपन्न हुई थी। इसी के साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।